यह भी मानी हुई है कि भारत के लोग बहुत शांति प्रिय हैं और उन पर आसानी से शासन किया जा सकता है। यह दूसरी बात है कि जाति या धर्म को प्रभावित करने वाली बातों से वे कभी कभी उत्तेजित हो सकते हैं। अतः कानून और व्यवस्था कायम रखने का काम बहुत कठिन नहीं है। यह तर्क की मालगुजारी और काश्तकारी के मसले विधायिका में प्रतिनिधित्व करने वाले वर्गों के हितों की अपेक्षा जनता के हितों को अधिक प्रभावित करते हैं और इसलिए ऊपर वर्णित 5वें नियम के अनुसार इसका हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। प्रांतों के लिए प्रस्तावित मताधिकार और निर्वाचन की योजना से बिल्कुल मेल नहीं खाता। जो व्यक्ति खंडों में विभक्त प्रणाली का प्रबल समर्थक है और विभागों के विशेष रूप से कानून और व्यवस्था तथा मालगुजारी प्रशासन संबंधित विभागों के हस्तांतरण से डरता है, वह भी स्वीकार करता है कि वह अपनी ही योजना से डरा हुआ है। भले ही मैं दोहरे शासन का समर्थक नहीं हूँ, फिर भी मुझे यह प्रयोग करने में डरना नहीं चाहिए। कारण यह है कि मुझे आशा है कि मंत्रियों में इतनी सहज बुद्धि, सद्भावना और धैर्य होना ही चाहिए जो किसी भी योजना की सफलता के लिए अति आवश्यक है, चाहे वह दोहरे शासन से संबंध रखे या ना रखे। 19 कानून और व्यवस्था के हस्तांतरण के बारे में अल्पसंख्यकों की चिंता को मैं भली प्रकार समझता हूँ, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि वे आरक्षण से इस प्रकार फायदे की उम्मीद करते हैं। यदि नौकरशाह कोई भारतीय हो तो व्यक्तिगत पक्षपात के विचार से कानून और व्यवस्था के प्रभारी के रूप में किसी नौकरशाह और मंत्री में कोई अंतर नहीं होगा। यदि प्रभारी कोई यूरोपीय हो तो अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि वह तटस्थ होगा, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तटस्थ व्यक्ति पक्षपात रहित होगा ही। इसके विपरीत तटस्थ व्यक्ति की अपनी रुचि और पूर्वाग्रह भी होते हैं, और यदि उसकी ऐसी कोई रुचि नहीं है
तो वह उपेक्षा कर सकता है। अतः कानून और व्यवस्था के आरक्षण के लिए आतुर अल्पसंख्यकों के लिए यूरोपीय नौकरशाह अनिश्चित लाभ वाला सिद्ध होगा। मेरी समझ में यह नहीं आता कि अल्पसंख्यकों के कुछ प्रतिनिधि क्यों इस बात को अनुभव नहीं कर पाते कि नौकरशाही के मुकाबले मंत्री स्तर की प्रणाली उन्हें कहीं अधिक लाभ पहुंचाती है। कार्यपालिका के कामों पर नियंत्रण की शक्ति ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की सबसे अच्छी गारंटी है। नौकरशाही तंत्र पर इस नियंत्रण का कोई प्रभाव नहीं होता यदि यह अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है तो केवल इसलिए कि यह ऐसा करना चाहता है। लेकिन यदि कभी वह कोई कार्रवाई न करना चाहे तो अल्पसंख्यकों के पास कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में मंत्री पर हुक्म चलाया जा सकता है लेकिन नौकरशाह को सलाह भी नहीं दी जा सकती। नौकरशाह और मंत्री के शासन में मुझे यही महत्वपूर्ण अंतर मालूम होता है। यद्यपि मेरा संबंध उस अल्पसंख्यक वर्ग से है जिसके सदस्यों के साथ इंसानों से भी बदतर सलूक किया जाता है, फिर भी मैं कहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं समझता कि कानून और व्यवस्था के हस्तांतरण से अल्पसंख्यकों को कैसे नुकसान होगा। मेरा विचार है कि यदि विधायिका में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तो यह उनके हित में होगा कि कानून और व्यवस्था को हस्तांतरित कर दिया जाए। ऐसे हस्तांतरण से उन्हें उस विषय के प्रशासन पर नियंत्रण की शक्ति मिल जाती है जो उन्हें आरक्षण की स्थिति में नहीं मिलती। कहा जाता है कि मालिक की देख रेख में एक बदमाश व्यक्ति बिना देख रेख वाले ईमानदार व्यक्ति से बेहतर काम करता है। मैं सोचता हूँ कि अल्पसंख्यकों को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि इस कथन में पर्याप्त सच्चाई है या नहीं, और मैं समझता हूँ कि यदि वे विचार करेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि ऐसी जिम्मेदारी से मुक्त अत्यधिक अनुकरणीय व्यक्ति की अपेक्षा वे ऐसे निम्न श्रेणी के अधिकारियों को पसंद करेंगे जिन पर वे प्रभाव डाल सकें। 20 अल्पसंख्यक लोग हस्तांतरण की तुलना में आरक्षण को क्यों पसंद करते हैं? इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है विधायिका
में उनका प्रतिनिधित्व इतना कम है कि वे महत्वहीन हो जाते हैं। अल्पसंख्यकों को एक तरफ आरक्षण और प्रतिनिधित्व के अभाव तथा दूसरी तरफ हस्तांतरण और पर्याप्त प्रतिनिधित्व में से चुनाव करना है। यहाँ भी पहले विकल्प की अपेक्षा दूसरा विकल्प उनके लिए अधिक लाभदायक समझा ही जाना चाहिए। अतः कानून और व्यवस्था के हस्तांतरण का विरोध करने के बदले पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर जोर देना अल्पसंख्यकों के हित में होगा। लेकिन यदि अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बाद भी यह डर दूर नहीं किया जा सकता कि कानून और व्यवस्था के खराब प्रशासन से उनको हानि हो सकती है, तो मैं अपनी सिफारिश में एक शर्त जोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके अनुसार यदि विधान परिषद में कोई 40% अल्पसंख्यक भी वोट द्वारा यह तय करे कि कानून और व्यवस्था को आरक्षित विषय होना चाहिए, तो इसे हस्तांतरित विषयों की सूची में से निकाल दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव को बहुमत के प्रस्ताव से तरजीह देता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यदि 20 अगस्त 1917 को 17 की घोषणा में उल्लिखित उत्तरदायी शासन का सिद्धांत लागू करना है, तो कभी न कभी कानून और व्यवस्था के विषय को हस्तांतरित विषय बनाना होगा। प्रस्ताव तुरंत हस्तांतरण करने के मार्ग में बाधक नहीं है। साथ ही यदि अनुभव से पता चले कि इसके बारे में जो डर था वह सही है, तो यह हस्तांतरण को रद्द करने की संभावना को भी नहीं नकारता। अध्याय 2 कार्यपालिका की कार्य प्रणाली 21 मंत्री स्तर के दायित्व पर आधारित एकीकृत शासन प्रणाली को लागू करने से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न उभरते हैं। इनमें से पहले प्रश्न का संबंध कार्यपालिका के स्थायित्व से, दूसरे का कार्यपालिका में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से, तीसरे का कार्यपालिका का उत्तरदायित्व लागू करने से और चौथे का कार्यपालिका के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंध से है। 22 पहले प्रश्न के बारे में कहा जाता है कि विधायिका के सदस्यों के सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के कारण विधायिका में गुटबंदी होगी ही। मंत्रियों का लगाव सिद्धांतों के बदले संप्रदाय के प्रति अधिक हो सकता है। इससे मंत्रिमंडल सांप्रदायिक निष्ठा की अनिश्चित नींव पर टिका होता है और निष्ठा की मात्रा सांप्रदायिक लाभ के अनुपात में घटती बढ़ती रहती है।
अतः यदि कोई सांप्रदाय सिद्धांतों का ध्यान रखे, बिना अपनी इच्छानुसार निष्ठा परिवर्तन करना चाहे, तो मंत्रिमंडल उतनी ही जल्दी टूट सकते हैं जितनी जल्दी बनते हैं। इस बुराई से बचने के लिए सुझाव है कि परिषद में विभिन्न समूहों द्वारा चुने गए व्यक्तियों में से मंत्रिमंडल बनाया जाए और एक बार मंत्रिमंडल बनने के बाद परिषद की अवधि के दौरान उसे हटाया ना जाए। मैं मानता हूँ कि अस्थिर या अस्थायी कार्यपालिका की आशंका सही हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके लिए किसी उपाय की या जैसा उपाय सुझाया गया है उसकी जरूरत है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां विधायिका में गुटबंदी की भावना दिखाई देती है। फ्रांस का चैम्बर ऑफ डेपुटीज गुटबंदी की भावना का ज्वलंत उदाहरण है, जहां मंत्रिमंडल प्रायः भंग होते रहते हैं। इस पर भी फ्रांसीसी यह महसूस करते हैं कि स्थिति खराब तो है, लेकिन इतनी असहाय नहीं है कि इसके लिए किसी उपाय या इलाज की जरूरत हो। यदि यह मान लिया जाए कि आशंका सच हो जाती है और स्थिति असहाय हो जाती है, तो भी मुझे विश्वास है कि उपाय सही नहीं है। इसमें दो राय नहीं है कि इस उपाय से मंत्रियों की उत्तरदायित्व की भावना बहुत निर्बल हो जाएगी। मुझे डर है कि यह योजना गुटों में मेल मिलाप कराने के बजाय उन्हें कट्टर बनाएगी और गुटबंदी की जड़ों को सदा सर्वदा सींचती रहेगी। इस प्रकार यह उपाय या इलाज रोग का उपचार करने के बदले उसे और बढ़ा देगा। मुझे तो मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्माण ही सही उपाय प्रतीत होता है। 23 मैं देश की कार्यपालिका में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को मान्यता देने का घोर विरोध करता हूँ। ऐसा करने से शासन तंत्र के एक सबसे महत्वपूर्ण अंग को सबसे भयानक रोग ग्रस लेगा। कैबिनेट में प्रतिनिधित्व के हकदार जितने सांप्रदायों को मान्यता देनी होगी, उनकी संख्या के आधार पर यह दोहरा या तहरा शासन होगा। यह शासन निसंदेह सांप्रदायिक स्वरूप का दोहरा शासन होगा और आज के राजनीतिक स्वरूप के दोहरे शासन से कुछ भिन्न होगा। लेकिन इस कारण यह राजनीतिक स्वरूप के दोहरे
शासन से बेहतर नहीं हो जाएगा। एक प्रणाली के निहित दोष दूसरी में भी निहित हैं, और यदि संवैधानिक पुनर्निर्माण का हमारा उद्देश्य एकीकृत शासन है, तो दोहरे शासन के राजनीतिक रूप की तरह ही उसके सांप्रदायिक रूप को भी तुरंत ठुकरा देना चाहिए। राजनीतिक स्वरूप के दोहरे शासन को अस्वीकार करने की अपेक्षा सांप्रदायिक स्वरूप के दोहरे शासन को अस्वीकार करने का आसान में बड़ा शासन को अस्वीकार करने का असल में बड़ा कारण है। राजनीतिक स्वरूप के दोहरे शासन में सिद्धांतों पर आधारित शासन की संभावना बनी रहती है, लेकिन सांप्रदायिक स्वरूप के दोहरे शासन का परिणाम तो निश्चय ही वर्ग की विचारधारा पर आधारित शासन होगा। 24 ग्रेट ब्रिटेन और ससी डोमिनियनों के संवैधानिक कानून का मूलभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक मंत्री न्यायालयों के प्रति जवाबदेह होता है। असल में इस विवेकपूर्ण सिद्धांत के कारण ही ब्रिटिश प्रजा, चाहे वह स्वदेश में हो या डोमिनियनों में, मंत्रियों के दोषपूर्ण कार्यों से अपनी जान माल की रक्षा कर पाती है। अवैध कार्यों के लिए कार्यपालिका की वैध जिम्मेदारी के मामले में केवल भारत का ही ग्रेट ब्रिटेन और डोमिनियनों से विचित्र विरोध है। सर इलियाजाह इम्पेक की अध्यक्षता वाली न्यायपालिका और वारेन हेस्टिंग्स के समर्थन वाली कार्यपालिका के बीच एक खासा संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान भारत में कार्यपालिका ने 1780 में ही न्यायालयों के नियंत्रण से अपने आप को मुक्त करा लिया। वह उन्मुक्ति तब से अब तक चली आ रही है और अब इसे भारत शासन अधिनियम की धारा 110 और 111 में शामिल किया गया है। अब तक इस उन्मुक्ति को इसलिए बर्दाश्त किया गया कि यह स्थानीय थी, सामान्य नहीं। इसमें व्यवस्था की गई थी कि भारत में अवैध कार्यों के लिए कार्यपालिका के जिन सदस्यों पर भारत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, उन पर इंग्लैंड में मुकदमा चलाया जा सकता था। जवाबदेही की यह पद्धति दूरस्थ तो थी, लेकिन प्रभाव में कम नहीं थी, क्योंकि पुराने शासन के अधीन कार्यपालिका का लगभग प्रत्येक सदस्य
यूरोपीय होने के नाते इंग्लैंड वापस जाता था। अब कार्यपालिका के गठन में परिवर्तन हो गया है। इसके अधिकतर कर्मचारी भारतीय हैं और चूंकि उनमें से किसी के इंग्लैंड जाने की संभावना बहुत कम है, अतः उनकी जिम्मेदारी उन पर वस्तुतः कभी भी डाली नहीं जा सकती। आज जो स्थिति है उसमें मंत्रियों के गलत कार्यों के विरुद्ध तात्कालिक या दूरगामी कोई उपाय नहीं है। इस स्थिति को चालू रहने देना संवैधानिक शासन की नींव को ही नष्ट करना है। मैं सिफारिश करता हूं कि भारत सरकार अधिनियम की धारा 110 और 111 में संशोधन चाहिए ताकि मंत्रियों के आदेश से किए गए अवैध कार्यों के लिए ब्रिटिश प्रजा, चाहे भारतीय हो या यूरोपीय, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें। मंत्रियों के संबंध में कानून में ऐसे परिवर्तन के लिए 1919 में अनुरोध किया गया था, लेकिन उस समय यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ऐसा समझा गया था कि इसे स्वीकार करने से मंत्रियों और कार्यकारी पार्षदों के बीच आपत्तिजनक भेदभाव पैदा हो जाएगा। प्रांतों में पूर्णतः उत्तरदायी शासन लागू होने के बाद अब इस आपत्ति में कोई दम नहीं है। 25 मैं अवैध कार्यों के लिए मंत्रियों की वैध जिम्मेदारी को लागू करने के विचार का जोरदार समर्थन करता हूं। अतः मेरा सुझाव है कि संविधान में एक ट्रिब्यूनल के गठन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके सदस्य विधायिका के सदस्य या अंशतः विधायिका और अंशतः न्यायपालिका के सदस्य हो सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल में गैर कानूनी कार्यों या राष्ट्र हित के प्रतिकूल कार्यों के लिए मंत्रियों पर महाभियोग चलाया जा सकता है। मैं जानता हूं कि मंत्रियों को उत्तरदायित्व के चलन के कारण महाभियोग का चलन बंद हो गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत में मंत्रियों का उत्तरदायित्व अभी पनप ही रहा है और जब तक विधायिका तथा कार्यपालिका इसके निहितार्थ से परिचित ना हो जाएं, तब तक सत्ता के असंयम पर अंकुश लगाने का प्रत्यक्ष साधन मुहैया कराना बेहतर है। कारण यह है कि सत्ता उन हाथों में रहेगी जिन्हें इसका अभ्यास नहीं है और जो जाति तथा पंथ के प्रति अतिशय निष्ठा के कारण इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। बचाव का उपाय कभी भी इसलिए फालतू नहीं
हो जाता कि अक्सर इसका प्रयोग ही नहीं किया जाता। 26 कार्यपालिका के सदस्यों के बीच संबंध निश्चित करते समय देखना होगा कि क्या प्रत्येक सदस्य केवल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हो या प्रत्येक सबके कार्यों के लिए उत्तरदायी हो, अर्थात उत्तरदायित्व व्यक्तिगत हो या संयुक्त। यह ऐसी समस्या है जिसके बारे में कोई सिद्धांत नहीं बघारा जा सकता। फिर भी मैं संयुक्त उत्तरदायित्व का समर्थक हूँ। मैं जानता हूँ कि इस पद्धति के अधीन दोषी मंत्री को दंड देने के मामले में विधायक का लगभग असहाय है। संयुक्त उत्तरदायित्व की स्थिति में विधायक उस मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकेगी जिसके कार्यों से वह सहमत ना हो, जब तक विधायिका उसके साथियों से भी पिंड छुड़ाने के लिए तैयार ना हो, तब तक वह औपचारिक रूप से उसकी निंदा भी नहीं कर सकेगी। संसदीय कार्यपालिका युक्त कोई भी विधायिका ऐसा करने का दुस्साहस नहीं कर सकती, क्योंकि यदि वह ऐसा करती है और कार्यपालिका को अपदस्थ करती है तो कार्यपालिका भी विधायिका को भंग करने की मांग करके विधायिका का तख्ता पलट देगी। इस दोष के होते हुए भी मैं दो कारणों से संयुक्त उत्तरदायित्व के पक्ष में हूँ। आधुनिक राज्य में प्रशासी निकाय के रूप में कार्यपालिका का कानून को लागू करने का कार्य गौणकार हो गया है। इसका मुख्य कार्य नीति निर्धारित करना और विधायिका के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। वस्तुतः यह कार्य इतना जरूरी है कि यदि कार्यपालिका इसे ना करें तो विधायिका की उपयोगिता काफी कम हो जाएगी। कार्यपालिका नीति निर्धारण का काम कर सके, इसके लिए उसके सदस्यों में दृष्टिकोण की समानता होनी चाहिए। कार्यपालिका में पूर्ण सामंजस्य के बिना दृष्टिकोण की ऐसी समानता संभव नहीं है। मुझे लगता है कि केवल संयुक्त उत्तरदायित्व से ऐसा सामंजस्य सुनिश्चित हो सकता है। संयुक्त उत्तरदायित्व की सिफारिश करने का दूसरा कारण यह है कि मुझे आशंका है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जात और धर्म की सीमाओं को लांघकर एक साझे राजनीतिक मंच के विकास में कभी सहायक नहीं होगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व गुटों को कायम रखेगा और प्रेसिडेंसी को हमेशा गुटों की मिलीजुली
सरकार का दंड भोगना पड़ेगा। ये गुट नए नए गठबंधन करके प्रशासन को अस्थिर बनाए रखेंगे और विचारों की नीति की उपेक्षा जोड़ तोड़ की नीति को तरजीह देकर प्रशासन के काम की निष्ठा पर घातक प्रभाव डालेंगे। संयुक्त दायित्व के अंतर्गत कोई दल विभिन्न विचारधाराओं वाली कई इकाइयों का समूह हो सकता है। प्रत्येक इकाई के सदस्य न केवल एकीकृत नीति तैयार करने के लिए बाध्य होंगे बल्कि उससे जुड़े रहने के लिए भी मजबूर होंगे। दल का कार्यक्रम गुट के कार्यक्रम से अधिक व्यापक होता है। जो लोग भारत की स्थिति को समझते हैं वे दल के कार्यक्रम का पालन करने की आदत से जो शिक्षा मिलती है उसकी जरूरत को महसूस करते हैं। 27 संयुक्त उत्तरदायित्व कैसे प्राप्त किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण बात है। सुस्पष्ट कानूनी व्यवस्था द्वारा ऐसा करने से प्रशासन के प्रमुख या विधायिका की पूरी कार्यपालिका को बर्खास्त किए बिना किसी मंत्री को बर्खास्त करने की आज़ादी समाप्त हो जाएगी। अतः इसे परिपाटी के लिए छोड़ देना बेहतर होगा। अब भी प्रश्न बना रहता है कि परिपाटी को व्यवहार में कैसे लाया जाए। मुझे लगता है कि यदि गवर्नर द्वारा मंत्रियों का चुनाव किए जाने के स्थान पर किसी मंत्री को ही अपने साथी चुनने का काम सौंप दिया जाए तो इस प्रकार बनी कैबिनेट संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर काम करने के लिए बाध्य होगी। इससे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बदले बिना किसी विशेष मंत्री को हटाने की गुंजाइश भी बनी रहेगी। अतः मेरा सुझाव है कि गवर्नर को हिदायत दी जाए कि वह सीधे ही अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति न करके एक मुख्यमंत्री को और सरकार बनाने का काम उस पर छोड़ दें। 28 मेरे साथियों ने सिफारिश की है कि प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए 7 मंत्री होने चाहिए। जहां तक मंत्रियों की संख्या निश्चित करने का संबंध है, मैं इस सिफारिश से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कि प्रेसिडेंसी की भावी सरकार 7 से कम मंत्रियों से काम चला सके या 7 से अधिक मंत्रियों की आवश्यकता महसूस करे। चूंकि विधायिका के सदस्यों के समर्थन के बिना प्रांत में सरकार चलाना संभव नहीं है, अतः हो सकता है कि विधायिका के सदस्यों की व्यक्तिगत आकांक्षाएं पूरी करने के लिए सरकार को बिना विभाग के मंत्री नियुक्त करने पड़े। इन परिस्थितियों में मुझे तो यही ठीक लगता है कि
मंत्रियों की संख्या का प्रश्न तत्कालीन विधायिका के फैसले के लिए ही छोड़ देना चाहिए। अध्याय 3 गवर्नर की स्थिति और अधिकार। 29 मौजूदा संविधान के अंतर्गत प्रांत के गवर्नर की स्थिति सुस्पष्ट नहीं है। प्रांत की सरकार के प्रति बिना किसी उत्तरदायित्व के वह प्रांत में क्राउन ब्रिटिश साम्राट का प्रतिनिधित्व करने वाला संवैधानिक प्रमुख नहीं है, ना ही उसकी स्थिति ऐसी है कि वह प्रांत के शासन की बागडोर पूर्णतः संभाल सके। वह दोनों नावों पर सवार रहता है। गवर्नर या शासन तंत्र के कुशल संचालन की दृष्टि से गवर्नर की ऐसी स्थिति जिसमें उसे एक तानाशाह और संवैधानिक प्रमुख की दोहरी भूमिका निभानी पड़े, कोई अच्छी स्थिति नहीं है। गवर्नर की स्थिति के बारे में जैसी भी कठिनाइयाँ रही हों, वे 1919 में लागू किए गए संविधान के अनुकूल थी। चूँकि संविधान ने पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्वीकृति नहीं दी थी, अतः गवर्नर की स्थिति निसंदेह संवैधानिक प्रमुख की नहीं थी। दूसरी ओर चूँकि प्रांत के कुछ विभागों के कार्य का संचालन उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया था, अतः गवर्नर की पहले वाली अनुत्तरदायी प्रमुख की स्थिति नहीं रही थी। इस प्रकार एक विवेकपूर्ण सिद्धांत के आधार पर गवर्नर की स्थिति में परिवर्तन किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार गवर्नर के कार्यकारी अधिकार कम किए गए और उसी अनुपात में उत्तरदायी सरकार को बढ़ावा दिया गया। गवर्नर की स्थिति और उत्तरदायित्व के हस्तांतरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने का जो सिद्धांत 1919 में निर्धारित किया गया था, उसके तर्क का अनुसरण करते हुए मैं सिफारिश करता हूँ कि प्रांत के गवर्नर की स्थिति संवैधानिक प्रमुख की कर दी जाए। असल में गवर्नर की स्थिति के बारे में इसके अतिरिक्त ऐसा कुछ सोचा भी नहीं जा सकता जो पूर्णतः उत्तरदायी शासन प्रणाली के अनुकूल हो। 30 जहाँ तक उसकी शक्तियों का संबंध है, क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में प्रांत की कार्यपालिका में उसे कैबिनेट के लिए नियुक्तियां करने की शक्ति प्राप्त रहेगी। इसी हैसियत से उसे प्रशासन की किसी शाखा से संबंधित मामले में मंत्री द्वारा प्रस्तावित किसी आदेश को स्वीकृति देने या न देने का अधिकार होगा। जहाँ तक विधायिका में सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में
उसकी शक्तियों का संबंध है, उसे परिषद द्वारा पास किए गए बिलों को 1 अनुमति देने, 2 हिज मैजेस्टी की स्वीकृति मिलने तक अनुमति रोके रखने और 3 अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार प्राप्त होगा। 31 गवर्नर को दिए गए इन अधिकारों के प्रयोग के लिए शर्त यह होनी चाहिए कि इसका प्रयोग विधायिका की प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह से होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि वह मंत्रियों से असहमत नहीं हो सकता। इसके विपरीत उसे आज़ादी होगी कि वह अपने मंत्रियों को बता सके कि वह उनकी नीतियों का समर्थन नहीं करता। यदि कोई मंत्री ऐसी नीति के बारे में अड़ा रहता है जिसका गवर्नर विरोध करता है तो वस्तुतः उसे मंत्री को बर्खास्त करने की आज़ादी होगी। संवैधानिक प्रमुख के नाते उस पर ऐसा कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता कि वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्री की सलाह के अनुसार चले। उसके बंधन का मूल मंत्र मतदाताओं की इच्छा है। यदि वह किसी मंत्री की सलाह से सहमत होता है तो इसका कारण यही है कि मंत्री मतदाताओं की इच्छा का प्रतिनिधि समझा जाता है। लेकिन ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब उसे संदेह हो कि मंत्री मतदाताओं की इच्छा का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं। इसके परिणाम स्वरूप सब उत्तरदायी सरकारों संविधान न केवल इस संभावना को स्वीकार करते हैं बल्कि उसे मतदाताओं की इच्छा जानने के लिए सब संभव साधन प्रदान करते हैं। इस उद्देश्य से प्रत्येक उत्तरदायी सरकार का संविधान गवर्नर को अनुमति देता है कि वह मंत्रियों को बर्खास्त करके ऐसे नए मंत्री नियुक्त कर सके जो उससे सहमत हो। आशा की जाती है कि विधायिका इन मंत्रियों का समर्थन करेगी। यदि विधायिका नए मंत्रियों का समर्थन करने से इनकार करे तो सब उत्तरदायी सरकारों के संविधानों में एक और उपाय भी है, वह है समर्थन के लिए मतदाताओं से अपील करना। प्रांत के गवर्नर को इन सब संसाधनों के प्रयोग की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कोई संविधान उसे इससे अधिक शक्ति नहीं देता। यदि मतदाताओं की इच्छा जान लेने पर पाया जाए कि जनमत गवर्नर के विरुद्ध है तो प्रत्येक उत्तरदायी सरकार के संविधान में उसके लिए झुकने, पदत्याग करने या लड़ने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। प्रांत के गवर्नर को इन संसाधनों से संतुष्ट रहना चाहिए। मौजूदा संविधान के अनुसार उसे विधायिका द्वारा पास
न किए गए विधेयकों को प्रमाणित करने, विधायिका द्वारा अस्वीकृत खर्च की मंजूरी देने या मंत्रियों को बर्खास्त करके संविधान को निलंबित करने और सारा कामकाज स्वयं संभालने की शक्ति प्राप्त है। ऐसी निरंकुश शक्तियाँ उसे किसी भी परिस्थिति में नहीं मिल सकती। अतः गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी प्रमाणन और निलंबन की शक्तियाँ ले ली जाएं। इस प्रकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से काम करना उसके लिए असंभव हो जाएगा। 32. जिस धारा के अनुसार गवर्नर मंत्रियों की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य हो, उसकी सुस्पष्ट भाषा निश्चित करना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में धारा 52(3) की शब्दावली बहुत अस्पष्ट प्रतीत होती है। इसकी शब्दावली इतनी अनिश्चित है कि उससे अभीष्ट उद्देश्य पूरा नहीं होता। गवर्नर मंत्रियों की सलाह से कार्य करेगा कहने के बदले यह कहना बेहतर होगा कि गवर्नर का कोई भी आदेश तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि मंत्री भी उस पर हस्ताक्षर न करें। ऐसी भाषा का बंधनकारी बल अस्पष्ट है। तदनुसार मैं धारा की भाषा में ऐसा परिवर्तन करने की सिफारिश करता हूँ। 33. गवर्नर की शक्तियों की परिभाषा के साथ साथ कार्यपालिका में उसका स्थान भी स्पष्ट होना चाहिए। प्रांत के कार्य संचालन से मुक्त होने के बाद गवर्नर का कार्य कार्यकारी के बदले पर्यवेक्षी हो जाता है। उसका मुख्य काम यह देखना है कि जिन लोगों को उत्तरदायित्व सौंपा गया है वे संविधान में उनके मार्गदर्शन के लिए उल्लिखित सिद्धांतों का उल्लंघन न करें। यह काम करने के लिए उसे स्थानीय राजनीति से अलग थलग रहना चाहिए। पक्षपात रहित पर्यवेक्षण के लिए यह अलगाव नितांत आवश्यक है। उसे अलग रखने का सबसे अच्छा तरीका कार्यपालिका से अलग रखना है। राजनीतिक विवादों में प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर का भाग लेना उसके निष्पक्ष निर्णय के प्रति जनता के विश्वास को जितनी ठेस पहुंचाएगा उतनी ठेस और कोई चीज नहीं पहुंचाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच के विवादों से उसके संबंध का जनता पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। यदि गवर्नर को अपना कार्य इस प्रकार करना है कि वह न्याय संगत
प्रतीत हो तो उसका दलगत भावना से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य से उसे कार्यपालिका से वैसे ही मुक्त कर देना चाहिए जैसे विधायिका से अलग किया गया है। अतः मैं सिफारिश करता हूँ कि गवर्नर को ना तो कार्यपालिका का भाग होना चाहिए और ना ही उसे इसकी अध्यक्षता का अधिकार होना चाहिए। गवर्नर के हस्तक्षेप के बिना प्रधानमंत्री कार्यपालिका की बैठकें बुलाएगा और उनकी अध्यक्षता करेगा।